जब भी कोई किताब पढ़ी जाती है या कोई वेबसाइट स्क्रॉल की जाती है या फिर सड़क पर कोई बड़ा सा बिलबोर्ड देखा जाता है, तो इंसान का पूरा ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि आखिर वहां लिखा क्या है। मतलब दिमाग सीधे संदेश को पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। जानकारी की भूख इतनी ज्यादा होती है कि ध्यान सिर्फ शब्दों के अर्थ पर ही टिका रहता है। ये एक पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया है जहां माध्यम बिल्कुल गायब हो जाता है और सिर्फ संदेश रह जाता है। सही कहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन शब्दों का आकार कैसा है, मतलब वो टेक्स्ट देखने में कैसा लगता है, इस पर शायद ही कभी सचेत रूप से गौर किया जाता हो, है ना? हाँ ये तो है, बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बहुत शानदार रेस्टोरेंट में बेहतरीन खाना खा रहा हो, लेकिन उस खूबसूरत प्लेट पर ध्यान ही ना जाए जिसमें वो खाना परोसा गया है। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, क्योंकि जिस तरह एक सही प्लेटिंग खाने के अनुभव को पूरी तरह से बदल देती है ना, उसी तरह वो प्लेट यानी अक्षरों का डिजाइन चुपचाप हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर रहा होता है। बिल्कुल। मतलब ये तय करता है कि किसी जानकारी को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा या वो पढ़ते समय कैसा महसूस कराएगी। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मिशन बिल्कुल यही है। आज हम टाइपोग्राफी की इस छिपी हुई भाषा को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही रोमांचक विषय है। हाँ, तो हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण का आधार है मशहूर पुस्तक ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन का अध्याय 5 टाइप। यह अध्याय समझाता है कि शब्दों का आकार, उनका डिजाइन, पढ़ने की गति और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करता है। ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए खजाना है जो किसी भी विषय को जल्दी लेकिन पूरी गहराई के साथ समझना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो चारों तरफ मौजूद है लेकिन फिर भी अदृश्य है। मतलब एक बार जब इस भाषा की समझ आ जाती है ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सच में? बिल्कुल। सड़क पर लगे साइन बोर्ड से लेकर फोन की स्क्रीन तक हर चीज एक कहानी कहने लगती है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। किसी भी कला या विज्ञान की तरह डिजाइन की भी अपनी एक अलग शब्दावली है। अक्सर लोग फॉन्ट और टाइपफेस शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए करते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। मतलब आमतौर पर कहा जाता है, अरे ये एरियल फॉन्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार ये तकनीकी रूप से पूरी तरह सही नहीं है। तो असल में इन दोनों के बीच क्या अंतर है? ये डिजाइन की दुनिया की सबसे आम गलतफहमी है। टाइपफेस असल में अक्षरों, नंबरों और विराम चिन्हों के एक पूरे सेट का मूल कलात्मक डिजाइन होता है। अच्छा, मूल डिजाइन। हाँ, ये वो विचार है जो डिजाइनर के दिमाग से निकलता है। जैसे एरियल या टाइम्स न्यू रोमन अपने आप में एक टाइपफेस है। रुको एक मिनट, अगर टाइपफेस मूल डिजाइन है तो फिर टाइप स्टाइल क्या होता है? क्या ये उसी डिजाइन का कोई अलग रूप है? बिल्कुल। जब उस मूल डिजाइन के विजुअल कैरेक्टर को बनाए रखते हुए उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं तो वो टाइप स्टाइल बन जाता है। बदलाव जैसे कि? जैसे उसी टाइप फेस को बोल्ड कर देना यानी मोटा, या इटालिक कर देना, या फिर कंडेंस्ड यानी सिकोड़ देना। ये एक ही डिजाइन के भीतर विविधता लाता है। मेरी समझ से इसे ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि टाइपफेस एक बहुत ही खूबसूरत संगीत की मूल धुन है। हाँ, बेहतरीन उदाहरण। अब उसी धुन को अगर कोई भारी रॉक गिटार पे बजाए या कोई धीमी बांसुरी पे बजाए तो वे उस धुन के अलग अलग रीमिक्स हो गए। यानी टाइप स्टाइल बिल्कुल उस धुन के अलग अलग रीमिक्स की तरह है। क्या बात है। और जब एक टाइपफेस के इन सभी अलग अलग रीमिक्स यानी स्टाइल्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो टाइप फैमिली कहलाता है। अच्छा, पूरा परिवार बन गया। हाँ, जैसे यूनिवर्स एक टाइपफेस है, लेकिन उसके कई अलग अलग वजन और स्टाइल्स मिलकर यूनिवर्स की एक पूरी टाइप फैमिली बनाते हैं, जिसमें हल्का, गाढ़ा, तिरछा अंक सब शामिल होता है। तो फिर टाइप फॉन्ट क्या है, जैसे लोग हमेशा फॉन्ट फॉन्ट कहते रहते हैं? ऐतिहासिक रूप से फॉन्ट धातु के उन टुकड़ों का पूरा सेट होता था जिनका इस्तेमाल छपाई के लिए होता था। धातु के टुकड़े? हाँ, और आज के डिजिटल युग में फॉन्ट वो सॉफ्टवेयर फाइल है जो अंक की स्ट्रोक्स के जरिए टाइपोग्राफी को कंप्यूटर स्क्रीन या कागज पर उतारने की सुविधा देती है। संक्षेप में टाइपफेस वो है जिसे हम देखते हैं और फॉन्ट वो टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब स्रोत में एक और दिलचस्प बात है, लेटर फॉर्म की एनाटॉमी।
इसका मतलब ये है कि अक्षरों का भी अपना एक शरीर विज्ञान होता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एक अच्छे डिजाइनर के लिए इस एनाटॉमी को समझना कितना जरूरी है। जैसे इंसान के शरीर में हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी होती है ना, हाँ। वैसे ही अक्षरों के भी हिस्से होते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये समझना आवश्यक है कि एक डिजाइन दूसरे से कैसे अलग है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें असेंडर होता है, ऊ अक्षर का वो हिस्सा जो ऊपर की ओर जाता है, जैसे बी या एच में, और डिसेंडर जो नीचे जाता है, जैसे पी या जी में। और एक बाउल होता है जो अक्षर का गोल हिस्सा होता है। लेकिन एक सवाल है, इन बारीक हिस्सों के नाम रटने का क्या फायदा? मतलब क्या ये सच में पढ़ने के अनुभव को बदलता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये सिर्फ नाम रटने की बात नहीं है, ये क्यों और कैसे का विज्ञान है। उदाहरण के लिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें पूरे अक्षर को नहीं देखती। सच में? तो क्या देखती हैं? वे मुख्य रूप से शब्दों के ऊपरी हिस्से को स्कैन करती हैं। यही कारण है कि असेंडर्स जैसे एच, एल, टी के ऊपरी हिस्से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी टाइपफेस में असेंडर्स बहुत छोटे होंगे तो शब्दों को जल्दी पहचानने में मुश्किल होगी। ओह, और इससे पढ़ने की गति धीमी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल सही। ओह, तो ये एक विजुअल शॉर्टकट की तरह काम करता है। आंखें सिर्फ ऊपर के आकार को देखकर पूरे शब्द का अनुमान लगा लेती हैं। ये वाकई अद्भुत है। हाँ, हमारी आंखें बहुत तेजी से काम करती हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हट के देखें तो किताब में टाइपफेसेस को उनके उपयोग के आधार पर दो बहुत ही बुनियादी और बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है, डिस्प्ले टाइपफेसेस और टेक्स्ट टाइपफेसेस। हाँ, और ये विभाजन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पढ़ना कितना आसान है, जिसे तकनीकी भाषा में पठनीयता कहा जाता है। स्रोत के अनुसार टेक्स्ट टाइपफेसेस जैसे टाइम्स, एरियल या गैरामोंड ये आंखों के लिए बहुत आसान होते हैं। ये वे टाइपफेस हैं जो उपन्यासों, लंबे लेखों या ब्लॉग पोस्ट में दिखते हैं। हाँ, लंबे टेक्स्ट के लिए यही सबसे अच्छे हैं। दूसरी तरफ डिस्प्ले टाइपफेसेस हैं जैसे इम्पैक्ट या ओल्ड इंग्लिश, जो काफी सजावटी होते हैं। बिल्कुल, उनका मुख्य उद्देश्य ध्यान खींचना या कोई विशेष मूड सेट करना होता है। कोई भी ओल्ड इंग्लिश टाइपफेस में लिखी गई 500 पन्नों की किताब नहीं पढ़ना चाहेगा। हाँ, वो तो बहुत थका हो जाएगा। आंखें बहुत जल्दी थक जाएंगी क्योंकि दिमाग को हर एक सजावटी अक्षर को डिकोड करने में अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए डिस्प्ले टाइपफेस का उपयोग केवल बड़े हेडिंग्स, लोगो या अन्य छोटे वाक्यांशों के लिए किया जाता है। इन श्रेणियों को समझने के बाद एक ऐसा विषय आता है जो सच में हैरान करने वाला है। इन टाइपफेसेस को उनके इतिहास और शैली के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये इतिहास बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर सेरिफ और सैंस सेरिफ का अंतर सामने आता है। ये डिजाइन की दुनिया का शायद सबसे पुराना वर्गीकरण है। हाँ, ग्राफिक आर्ट्स के प्रोफेशनल्स ने टाइपफेसेस को बांटने का ये तरीका अक्षरों के कोनों पर मौजूद उन छोटे छोटे कट या डिजाइन्स के आधार पर निकाला है जिन्हें सेरिफ कहा जाता है। स्रोत में सेरिफ के इतिहास का जो वर्णन है वो सचमुच चकित कर देने वाला है। मतलब इसका सीधा संबंध प्राचीन रोमनों और उनके पत्थर काटने के तरीकों से है। बिल्कुल, रोमन लोग पत्थर के स्मारकों और सार्वजनिक इमारतों पर छेनी और हथौड़े से अक्षर उकेरते थे। अब पत्थर पर छेनी से एक सीधी लाइन काटना और उसे एकदम सपाट या साफ खत्म करना एक असंभव सा काम है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पत्थर झड़ने लगता है। हाँ? तो जाहिर है अक्षरों के किनारे खुरदरे रह जाते होंगे। ठीक यही समस्या थी। उन खुरदरे किनारों को छिपाने और अक्षरों को एक साफ अंत देने के लिए रोमनों ने एक बहुत ही चतुर तकनीकी समाधान निकाला। वो क्या था? वे अक्षर के अंत में एक छोटा सा अतिरिक्त कट लगा देते थे जो मुख्य लाइन के लंबवत होता था। अच्छा। इसी छोटे से अतिरिक्त कट को सेरिफ नाम दिया गया। अरे वाह! तो जो चीज आज कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लासिक और कलात्मक डिजाइन के रूप में दिखाई देती है, वो असल में हजारों साल पहले पत्थर पर की गई एक इंजीनियरिंग जुगाड़ थी। मतलब एक तकनीकी खामी को कला में बदल दिया गया। ये इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है। और इसके विपरीत सैंस सेरिफ टाइपफेसेस का जन्म बहुत बाद में हुआ। सैंस का क्या मतलब होता है? सैंस एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है बिना। तो सैंस सेरिफ का मतलब हुआ बिना सेरिफ वाले अक्षर, यानी एकदम सीधी और साफ लाइनें। इनका उद्भव औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। जब दुनिया तेजी से बदल रही थी।
मशीनें आ रही थी और हर चीज को ज्यादा कुशल और आधुनिक बनाने की होड़ मची थी। एकदम सही। औद्योगिक युग एक नए, आधुनिक और सुव्यवस्थित सौंदर्य की मांग कर रहा था। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो साफ हो, जिसमें कोई अतिरिक्त सजावट या पुरानी दुनिया की झलक ना हो। समझ गया। इसलिए सैंस सेरिफ टाइप फेसेस सामने आए जो मशीनों की सटीकता और गति को दर्शाते थे। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। अगर सैंस सेरिफ टाइप फेसेस को आधुनिकता और औद्योगिक प्रगति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, तो आधुनिक डिजिटल दुनिया में सेरिफ फॉन्ट्स का अस्तित्व ही क्यों है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब क्या वे आज के समय में पूरी तरह से पुराने नहीं पड़ जाने चाहिए थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब स्पष्ट रूप से बताती है कि टेक्स्ट टाइप फेसेस के रूप में सेरिफ फॉन्ट्स आज भी लंबे टेक्स्ट के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब लंबे पैराग्राफ पढ़े जाते हैं तो अक्षरों के आधार पर मौजूद वे छोटे सेरिफ्स असल में आंखों को एक अदृश्य क्षैतिज रेखा देते हैं। वे आंखों को एक शब्द से दूसरे शब्द तक आसानी से फिसलने में मदद करते हैं। मतलब वे एक तरह से आंखों के लिए एक मार्गदर्शक ट्रैक का काम करते हैं, जिससे वाक्य की लाइन से भटकने का खतरा कम हो जाता है। सटीक। इसके अलावा स्रोत सेरिफ टाइप फेसेस को और भी कई ऐतिहासिक उपश्रेणियों में बांटता है। जैसे ओल्ड स्टाइल, जो क्लासिक रोमन शिलालेखों जैसे दिखते हैं। मॉडर्न रोमन टाइप फेसेस, जिनमें बहुत पतली और मोटी लाइनों के बीच एकदम तीखा कॉन्ट्रास्ट होता है। और भी कोई प्रकार है? स्लैब या इजिप्शियन सेरिफ, जिनमें सेरिफ्स एकदम चौकोर और मोटे होते हैं, जैसे कोई ईंट रखी हो। और ट्रांजिशनल, जो ओल्ड स्टाइल और मॉडर्न के बीच का रास्ता है। और जो फॉन्ट हाथ की लिखावट या कैलीग्राफी जैसे दिखते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट कहा जाता है। बाकी जो भी बेहद अजीब या विशिष्ट डिजाइन्स बचते हैं, वे डेकोरेटिव की श्रेणी में चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब रोमनों के पत्थर और औद्योगिक क्रांति की मशीनों से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां कला का सीधा टकराव गणित और भौतिकी से होता है। ये है फॉन्ट्स को मापने का विज्ञान। डिजाइन की दुनिया में किसी चीज का सुंदर होना ही काफी नहीं है, पन्ने पर उसकी जगह और उसका अनुपात भी एकदम सटीक होना चाहिए। हाँ, ये तो है। और यहाँ भी पूरी प्रणाली पुराने धातु के योग के नियमों पर चलती है। स्रोत में फॉन्ट को मापने की जो इकाई दी गई है वो है पॉइंट्स। 0.0138 इंच के बराबर होता है। मतलब मापने के लिए इतनी बारीक और अजीब संख्या ही क्यों चुनी गई? ये सेंटीमीटर या सीधे इंच में क्यों नहीं है? इसके पीछे भी फिर से एक भौतिक कारण है। ये पूरी प्रणाली अंत मेटल टाइप के दिनों से आई है। उस समय हर एक अक्षर को धातु के एक ठोस आयताकार टुकड़े पर उकेरा जाता था, जिसे स्लग कहते थे। अच्छा, स्लग। हाँ, उस स्लग की जो भौतिक ऊंचाई होती थी, उसी के आधार पर पॉइंट साइज तय होता था। 1 इंच में ठीक 72 पॉइंट्स होते हैं। ये एक मानकीकृत प्रणाली थी ताकि अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस एक ही गणितीय भाषा में बात कर सकें। और सिर्फ अक्षरों का आकार ही नहीं, पंक्तियों के बीच की जगह को भी मापा जाता है, जिसे लीडिंग कहते हैं। बिल्कुल। और लीडिंग शब्द की उत्पत्ति भी पूरी तरह से भौतिक छपाई से जुड़ी है। वो कैसे? यानी लेड की पतली पट्टियां डालते थे, वहीं से ये शब्द लीडिंग बन गया। यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। किताब में बताया गया है कि लीडिंग आमतौर पर फॉन्ट के पॉइंट साइज से 1 या 2 पॉइंट ज्यादा रखी जाती है। हाँ, जैसे 10 पॉइंट के फॉन्ट के लिए 12 पॉइंट के लीडिंग। ऐसा इसलिए ताकि ऊपर जाने वाले अक्षरों और नीचे जाने वाले अक्षरों को आपस में टकराने से रोका जा सके। बिल्कुल। अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो लीडिंग बिल्कुल एक बहुमंजिला इमारत में 2 मंजिलों के बीच की छत या गैप जैसी है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अगर उस छत की ऊंचाई बहुत कम कर दी जाए, यानी लीडिंग कम होगी, तो सब कुछ सिकड़ा हुआ लगेगा। नीचे वाले फ्लोर के पंखे ऊपर वाले फ्लोर के फर्श से टकराने लगेंगे। और अगर लीडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो दोनों मंजिलों का आपस में कोई संबंध ही महसूस नहीं होगा। टेक्स्ट टूट जाएगा और एक पैराग्राफ की जगह अलग अलग लाइनें लगने लगेंगी। ये एनालॉजी स्थिति को बहुत साफ कर देती है। डिजाइन में संतुलन ही सब कुछ है, और संतुलन बनाने के लिए सिर्फ ऊपर नीचे की जगह ही नहीं, बल्कि दाएं बाएं की जगह भी महत्वपूर्ण है। हाँ, लाइन की लंबाई को पारंपरिक रूप से पिका में मापा जाता है। एक पिका में 12 पॉइंट्स होते हैं और 1 इंच में 6 पिका। ये एक बेस 12 सिस्टम है। स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है लेटर स्पेसिंग या ट्रैकिंग, यानी शब्दों के भीतर अक्षरों के बीच की दूरी को बढ़ाना या घटाना। क्या ऐसे हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है?
ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्ञान का असली परीक्षण होता है। स्रोत एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है कि अक्षरों के बीच जगह बढ़ाना एक शब्द को बहुत ही सुंदर, हवादार और अलग रूप दे सकता है। हाँ, जैसे लोगो या बड़े हेडिंग में अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर लंबे टेक्स्ट वाले पैराग्राफ में अक्षरों के बीच जगह बढ़ा दी जाए तो पठनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या अक्षरों के दूर होने से उन्हें साफ साफ पढ़ना ज्यादा आसान नहीं होना चाहिए? सिद्धांत रूप में ऐसा लग सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क ऐसे काम नहीं करता। जब इंसान पढ़ता है तो वो एक एक अक्षर को जोड़कर नहीं पढ़ता। तो कैसे पढ़ता है? दिमाग शब्दों के बाहरी आकार, जिसे बाउमा आकार कहते हैं, को पहचानता है। जब अक्षरों के बीच जगह बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो वो शब्द का आकार टूट जाता है। ओह, समझ गया। और फिर आंखों को दोबारा एक एक अक्षर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे पढ़ने की गति बेहद धीमी हो जाती है और पाठक थक जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। एक अच्छा डिजाइनर जानता है कि कहाँ नियमों का सख्ती से पालन करना है और कहाँ उन्हें रचनात्मक रूप में तोड़ना है। बिल्कुल सही। अब हमने इतिहास समझ लिया, मापन समझ लिया और मनोविज्ञान समझ लिया, लेकिन अब बात आती है वास्तविक दुनिया की। स्रोत के अंतिम भाग में एक टाइप गाइड दिया गया है। जब सामने हजारों फॉन्ट्स होते हैं तो उनके बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए? स्रोत के अनुसार डिस्प्ले टाइपफेसेस जैसे डेकोरेटिव या स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे अपने आप में बहुत विशिष्ट और अलग होते हैं। असली चुनौती तब आती है जब टेक्स्ट टाइपफेसेस, खासकर सैंस सेरिफ जैसे एरियल, अवांट-गार्ड और फ्यूचरा के बीच अंतर करना होता है। पहली नजर में ये सभी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बिना सेरिफ की सीधी लाइनें। और यहीं से एक टाइपोग्राफी जासूस का काम शुरू होता है। सूक्ष्म अंतरों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है एच हाइट की तुलना करना। एक्स हाइट, या ही अंग्रेजी के छोटे एक्स अक्षर की ऊंचाई। हाँ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अगर किसी फॉन्ट की एक्स हाइट बड़ी है तो उसके बाकी छोटे अक्षर भी बड़े होंगे? बिल्कुल। उदाहरण के लिए स्रोत दिखाता है कि फ्यूचरा टाइपफेस में जो छोटे अक्षर होते हैं उनकी एक्स हाइट एरियल या अवांट-गार्ड की तुलना में काफी छोटी होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता? इससे पूरा फॉन्ट थोड़ा ज्यादा खुला, ज्यामितीय और हवादार लगता है, जबकि बड़ी एक्स हाइट वाले फॉन्ट्स स्क्रीन पर छोटे साइज में भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं। दूसरा तरीका जो स्रोत में बताया गया है वो है छोटे ए की बनावट को देखना। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। अगर एरियल और फ्यूचरा के ए को ध्यान से देखा जाए तो वे पूरी तरह से अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। एरियल का ए डबल स्टोरी होता है, यानी ऊपर से एक हुक घूम कर आता है। सही कहा। जबकि फ्यूचरा का ए सिंगल स्टोरी है, बिल्कुल एक गोल वृत्त और एक सीधी लाइन से बना हुआ। और अगर सेरिफ टाइपफेसेस की बात करें, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया और पैलेटिनो, तो उनके बीच अंतर करने के लिए सेरिफ्स की शैली देखनी होगी। स्रोत में ब्रैकेटेड सेरिफ का जिक्र है, ये क्या होता है? ब्रैकेटेड सेरिफ वो होता है जहां सेरिफ यानी वो छोटा क्षैतिज कट मुख्य वर्टिकल लाइन से जुड़ते समय एक हल्का सा घुमाव या गोलाई लेता है। वो एकदम तीखे 90 डिग्री के कोण पर नहीं जुड़ता। अच्छा, तो ये घुमावदार होता है। हाँ, पैलेटिनो और टाइम्स न्यू रोमन में ब्रैकेटेड सेरिफ होते हैं, जो उन्हें एक बहुत ही पारंपरिक, सुचारू और सॉफ्ट लुक देते हैं। जबकि जॉर्जिया या कुछ मॉडर्न सेरिफ में ये जोड़ एकदम तीखा हो सकता है। और एक और जासूसी तरीका जो ध्यान खींचता है वो है छोटे जी और एफ की बनावट को देखना। खासकर जी के नीचे जो लूप होता है ना, वो हर फॉन्ट में एक अलग ही कहानी कहता है। कुछ में ये पूरा बंद होता है, कुछ में आधा खुला रहता है। इन सब बातों से एक अहम सवाल खड़ा होता है। आमतौर पर चीजों को सिर्फ उनकी उपयोगिता के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जब एक बार इन सूक्ष्म अंतरों जैसे ब्रैकेटेड सेरिफ, एक्स हाइट या जी के लूप को देखना शुरू कर दिया जाए, तो क्या कभी दोबारा किसी टेक्स्ट को उसी पुराने अनदेखे तरीके से देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब जब भी कोई मैगजीन खोली जाएगी या कोई वेबसाइट देखी जाएगी, दिमाग खुद ब खुद एनालाइज करने लगेगा कि इसका ए कैसा है, क्या इसमें सेरिफ है, इसकी लीडिंग कितनी है। हाँ, ये सच में दुनिया को देखने का एक नया लेंस दे देता है, और यही अच्छे डिजाइन की असली ताकत है। ये दुनिया को ज्यादा बारीकी और गहराई से देखने पर मजबूर करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए,
आज की ये यात्रा सच में एक अद्भुत सफर रही। टाइपोग्राफी की बुनियादी शब्दावली से शुरू करके ये समझा गया कि टाइपफेस और फॉन्ट के बीच क्या अंतर है। बिल्कुल। और रोमनों के पत्थर काटने के तरीके से सेरिफ का जन्म हुआ और कैसे औद्योगिक क्रांति की मशीनी दुनिया ने सैंस सेरिफ को जन्म दिया। ये भी स्पष्ट हुआ कि जिस स्क्रीन पर डिजिटल फॉन्ट्स देखे जाते हैं उसकी माप मतलब पॉइंट्स और लीडिंग असल में सदियों पुराने मेटल स्लग्स और लेड की पट्टियों से तय हो रही है। हाँ, वो भौतिक इतिहास आज भी जिंदा है। और अंत में एक टाइपोग्राफी जासूस बनकर उन बारीक तरीकों को समझा गया जिनसे एक ही जैसे दिखने वाले फॉन्ट्स के बीच का अंतर पहचाना जा सकता है। पुराने पत्थरों से लेकर धातु के ब्लॉक और अंततः आधुनिक डिजिटल स्क्रीन्स तक ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विकास रहा है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो हमारे आज के स्रोत से ही जुड़ा है, लेकिन भविष्य की ओर इशारा करता है। वो क्या है? आज ये देखा गया कि कैसे रोमनों के पत्थर के कट और औद्योगिक युग की मशीनों की भौतिक जरूरतों ने आज के डिजिटल फॉन्ट्स का रूप तय किया है। पूरी टाइपोग्राफी उस भौतिक इतिहास से बंधी हुई है। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ऑगमेंटेड रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, जहां कोई भौतिक स्क्रीन या कागज ही नहीं होगा, तो अक्षरों की ये एनाटॉमी किस नई दिशा में विकसित होगी? अरे वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य के टाइपफेस हवा में तैरते हुए इंसान की हृदय गति या मूड के हिसाब से अपनी एक्स हाइट, अपना सेरिफ और अपना वजन खुद ब खुद बदल लेंगे? ये एक बहुत ही अद्भुत विचार है। अगर माध्यम पूरी तरह से डिजिटल और डायनामिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से टेक्स्ट की वास्तुकला को भी अपनी भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर फिर से परिभाषित होना पड़ेगा। और इस दिलचस्प सवाल का जवाब शायद भविष्य के किसी अन्य गहरे विश्लेषण में छिपा हो। बिल्कुल, उस पर चर्चा करने में बहुत मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। याद रहे, ये सारी जानकारी ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशंस किताब के सिर्फ एक अध्याय यानी अध्याय 5 से थी। इस किताब में डिजाइन की ऐसी अनगिनत बारीकियां छुपी हैं। हाँ, ये डिजाइन के प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन किताब है। अगर इस चर्चा ने किसी को भी ज्ञान की इस दुनिया में और गहरे गोते लगाने के लिए प्रेरित किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा, ताकि भविष्य में भी ऐसी ही विचारोत्तेजक विश्लेषण मिलते रहें। और एक बात और, हाँ, जो लोग इन नियमों और उदाहरणों को खुद अपनी आंखों से कागज पर देखना चाहते हैं, उनके लिए इस बेहतरीन किताब की फिजिकल कॉपी प्राप्त करने का लिंक नीचे दिया गया है, या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन किया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा संसाधन है। अगली बार तक के लिए अक्षरों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनकी बनावट, उनके इतिहास और उनके पीछे के विज्ञान को महसूस किया जाए।